जनपद संभल में 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के संबंध में अभी तक कुल 12 अभियोग पंजीकृत हुए हैं। उसमें 7 अभियोग थाना कोतवाली संभल पर पंजीकृत हुए थे, 4 अभियोग थाना नखासा में पंजीकृत हुए थे और एक 0 एफआईआर जनपद मुरादाबाद में पंजीकृत हुई थी, जिसको बाद में थाना संभल पर पंजीकृत किया गया था। तो अभी तक कुल 12 अभियोग पंजीकृत हुए थे। उसमें से 6 अभियोगों में पुलिस द्वारा चार्जशीट लगा दी गई है, जिसमें सबसे पहले जो 2 अभियोग जो लिखे गए थे उसमें हमारे उप निरीक्षक शाह फैसल जो कि दीपा सराय चौकी प्रभारी थे, इनकी पर्सनल बुलेट और एक सरकारी लेपर्ड, इन दोनों गाड़ियों को आग लगाने का प्रयास उपद्रवियों द्वारा किया गया, जिसमें सरकारी लेपर्ड है वो जल गई और शाह फैसल की जो बाइक है उसको जलने से बचा लिया गया। उसमें सीसीटीवी फुटेज और अन्य चीज़ों के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया और टोटल 23 लोगों के खिलाफ इस केस के अंदर है वो चार्जशीट हुए हैं। दूसरा अभियोग थाना नखासा पे संजीव कुमार सोम है, ये हमारे पीआरओ हैं। जब एक अपराधी द्वारा छत से फायर किया गया और उसको नीचे से ग्राउंड सपोर्ट मिल रहा था, उस समय पीआरओ और हम घायल हो गए थे। उस अभियोग के अंदर 304 अभियोग नंबर, उसमें 25 लोगों के खिलाफ चार्जशीट करके उन लोगों को जेल भेजा गया है और इसमें बैलिस्टिक रिपोर्ट आनी शेष है, उसके आधार पर इसमें सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी सबमिट की जाएगी। 337 नंबर एफआईआर है वो थाना संभल पे पंजीकृत की गई थी। एसएचओ द्वारा पूरे दिन के घटनाक्रम में आने के बाद में पूरी अपनी घटना बताई गई थी। उसमें 21 लोग जो हैं वो मौके से गिरफ्तार हुए थे। उन लोगों को जो नामजद अभियुक्त हैं उसके अलावा कुल 53 लोगों के खिलाफ ये चार्जशीट है सबमिट की गई है। एक हमारे प्रशासन के एसडीएम हैं जो उस दिन ड्यूटी पे थे, उनको पत्थर भी पड़े और उसके बाद में उनका फ्रैक्चर भी हो गया था। रमेश बाबू द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया था, इसका 336 नंबर है, उसमें 37 लोगों को गिरफ्तार करके अभी तक जेल भेजा गया है। वहीं थाना कोतवाली में ही सीओ चौधरी अनुज चौधरी हैं, उनके पाँव में गोली भी लगी थी। जब उनके द्वारा लोगों को समझाइश किया जा रहा था, उसी समय फायरिंग में सीओ अनुज घायल हुए थे। 334 नंबर अभियोग में उसमें 38 लोगों के खिलाफ चार्जशीट करके लोगों को जेल भेजा गया है। और एक अभियोग 333 नंबर है जो जामा मस्जिद के पास में पुलिस के एक हमराई उसके पास से उसमें टीयर स्मोक और अन्य रबर बुलेट्स और अन्य कई प्रकार का एम्यूनेशन है, उसको अपराधियों द्वारा लूट लिया गया था, उपद्रवियों द्वारा लूट लिया गया था। 333 नंबर, इसमें 39 लोगों को जेल भेजा गया है। अभी तक इन सब 6 मुकदमों के अंदर शुरू से ही 36 लोग नामजद थे। उन 36 नामजद लोगों में से और 123 लोगों के नाम प्रकाश में आए थे, जो सीसीटीवी फुटेज के आधार पे या फिर जो लोग जेल गए हैं उन लोगों द्वारा बताया गया कि उनको किस व्यक्ति ने वहाँ पे बुलाया था और किसके कहने पे वो वहाँ पे भीड़ में शामिल हुए थे, उपद्रवी बने थे और उसके बाद में इनके द्वारा पथराव में फायरिंग की गई थी। तो कुल 159 अभियुक्त अभी तक जो प्रकाश में आए थे और नामजद थे, उनमें से 80 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है और 79 लोग अभी गिरफ्तार होने शेष हैं। पुलिस द्वारा विभिन्न प्रकार के पोस्टर हैं वो अभी भी सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से प्रोसेस करके लगाए गए हैं। कुछ लोगों के नाम पुलिस को पता चला है, कुछ लाभप्रद सूचनाएं पोस्टर लगाने के बाद पुलिस को मिली है, पुलिस द्वारा उनकी धरपकड़ है वो चालू कर दी गई है। अभी तक जितने भी जो कुल 12 मुकदमे जो लिखे गए हैं उसमें एक 9mm की पिस्टल, एक मैगजीन और 3 32 बोर की पिस्टल और मैगजीन और 315 बोर के 4 तमंचे और 12 बोर के 3 तमंचे पुलिस द्वारा इन लोगों को से रिकवर किए गए हैं। इसमें जो सबसे चौंकाने वाली चीज़ है वो है कार्ट्रिजेज, जो इनके द्वारा पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पीओएफ उसके 9mm और अन्य भी कार्ट्रिज हैं वो इसमें इनके पास से मिले हैं। ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी और चेकोस्लोवाकिया के कल आपने एविडेंस रिकवरीज जो हैं गुलाम नाम के व्यक्ति के पास से देखी थी। तो इस तरीके के तमाम अवैध असला और कारतूस है इन लोगों के पास बरामद हुए हैं। पुलिस द्वारा मेरिट के आधार पे एकदम ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और किसी भी व्यक्ति जिसको संदेह के आधार पे जेल नहीं भेजा जा रहा है। पुख्ता सबूत होने के बाद ही पुलिस द्वारा है अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। संदेह के आधार पे अगर कोई व्यक्ति है, थोड़ा बहुत सस्पिशियस भी है, लेकिन अगर पुलिस श्योर नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को संदेह का लाभ भी दिया जा रहा है और उन लोगों को है इस तरीके के मुकदमों में
बरी भी किया जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पुलिस द्वारा अभी तक जितने भी 6 अभियोग इनको चार्जशीट किया गया है, इसमें बैलिस्टिक रिपोर्ट आने के बाद में बाकी अन्य जो 6 मुकदमे हैं उनमें भी विवेचना करके अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। दुबई में बैठा गैंगस्टर सारिक साठा का नाम संबल हिंसा में आ रहा था, किस तरह से उसके खिलाफ कार्रवाई की योजना पुलिस की? कोई भी व्यक्ति भारत गणराज्य की सीमा से बाहर भी बैठ के भारत में किसी भी गतिविधि को, लीगल एक्टिविटी को अंजाम देता है। फॉर एग्जांपल कोई एक्स व्यक्ति है, वो किसी अन्य देश में बैठ के वाई व्यक्ति को बताता है कि आपको वहाँ जाके मर्डर करना है, तो उसमें एक्स और वाई दोनों इक्वली अकाउंटेबल होंगे। ये 48 BNS सेक्शन है, वो इस बात को परमिट करता है। तो कल की गुलाम की गिरफ्तारी के बाद में अब सारिक साठा के खिलाफ भी सेक्शन 48 BNS में विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। संबल हिंसा को लेकर सांसद जियाउर रहमान बर्क और विधायक के पुत्र के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ, तो क्या स्थिति मुकदमों की? चार्जशीट हुए हैं या क्या कार्रवाई उसमें? उसमें कुछ डेटा है वो व्हाट्सएप और मेटा कंपनी से मांगा गया है। पुख्ता सबूत के आधार पर ही पुलिस जो है विवेचना कर रही है। जैसे ही क्रेडिबल एविडेंस मिलेंगे उस मुकदमे में भी आगे विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, गुलाम द्वारा शारिक साठा की पत्नी के मोबाइल नंबर से शारिक साठा से बात करने की बात आई है प्रकाश में, उसके बाद क्या शारिक साठा की पत्नी भी इस केस में आरोपी है? नहीं, अभी तक इस तरीके कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं जिसमें सारिक साठा की पत्नी है किसी प्रकार की मुलजिम है। उनके द्वारा इस तरीके का अभी तक कोई लाभप्रद सूचना उनके द्वारा नहीं मिली है। जरूर उनका मोबाइल है, वो गुलाम यूज करता था कभी कभी सारिक से बात करने के लिए, लेकिन वो उससे बात करना मात्र अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। जिस तरह सारिक साठा को माना जाता है कि दाऊद के अंक का है सदस्य, दाऊद का भी कनेक्शन कुछ इससे है? उसके बारे में अभी कोई लाभप्रद सूचना नहीं मिली है, लेकिन जब सारिक साठा से पूछताछ की जाएगी, जब कभी भविष्य में अगर वो उसका प्रत्यर्पण होता है या फिर उसको लोकेट किया जाता है पर्टिकुलरली कहाँ पे है वो, उसके बाद में इस क्वेश्चन का मैं सर, जिस तरह से गुलाम ने सांसद का नाम लिया है, नगर किया है, तो क्या आप जो सांसद पर गिरफ्तारी की रोक है उसको लेकर आगे कोई कार्रवाई होगी? किसी भी व्यक्ति के नाम लेने मात्र से वो उसका क्रेडिबल एविडेंस नहीं है। अगर उसमें कोई साक्ष्य मिलता है, उसके द्वारा ये बताया गया था कि 2014 में तो तत्कालीन सांसद थे, उनके बताए अनुसार उन्होंने और उनके जो प्रतिद्वंदी थे उनके ऊपर फायरिंग की थी। वो मुकदमा है, वो पब्लिक डोमेन में है, सभी को उसकी जानकारी है। उसमें अभियोग जो पंजीकृत किया गया था, जिसमें 7 CLA में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। इस तरीके का कोई क्रेडिबल साक्ष्य वर्तमान केस में मिलता है तो पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। सारिक साठा द्वारा जब वो भारत में था उस समय तत्कालीन जो सांसद थे उनके कहे अनुसार उन्होंने सोहेल इकबाल नामक व्यक्ति के ऊपर फायरिंग भी कराई थी। उसका अभियोग जो है वो 3 मार्च 2014 को यहाँ पे थाना कोतवाली संभल में पंजीकृत किया गया था। आपके साथ में FIR भी उसकी शेयर कर दी जाएगी। लेकिन उसके अलावा अभी तक इस तरीके का कोई प्रकाश में नहीं आया। लेकिन गुलाम ने पूछताछ में जरूर बताया कि हमें जो क्रिमिनल प्रोटेक्शन है वो यहाँ पे दिया जाता था और उसके बदले में जब कभी भी चुनाव में किसी प्रकार की भी सहायता है वो हम सब लोगों द्वारा की जाती है।